आकांक्षा बचपन से ही माँ के प्यार को तरसती रही, क्योंकि उसके पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी थी। रिश्तेदारों के कहने पर उसके पिता मनोहर ने जल्द ही दूसरी शादी कर ली। आकांक्षा की सौतेली माँ का नाम कल्पना था। 1 साल के बाद कल्पना ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। उसने अपनी बेटी का नाम रखा रानी। मनोहर और कल्पना दोनों रानी से प्यार करते थे, आकांक्षा से नहीं, क्योंकि आकांक्षा दिखने में बहुत काली थी। इतना ही नहीं, उसके सिर पर बाल सिर्फ नाम मात्र के थे। एक दिन की बात है, कल्पना अपनी बेटी रानी को खाना खिला रही थी। तभी वहाँ आकांक्षा आई और बोली, माँ मुझे भी भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। तुझे कितनी बार कहा है, जब मैं अपनी बेटी को खाना खिला रही होती हूँ तू अपनी काली शक्ल लेकर मत आया कर। तेरी वजह से मेरी बेटी कितनी कमजोर होती जा रही है। अब जाती क्यों नहीं अपनी मनहूस शक्ल लेकर। बेचारी आकांक्षा रोते हुए अपने कमरे में चली गई और अपनी स्वर्गवासी माँ को याद कर रोने लगी। माँ, आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गई? मैं भी आपके पास आना चाहती हूँ माँ। भगवान मुझे ऊपर बुला लीजिए, मुझे माँ के पास जाना है। बेचारी आकांक्षा को नफरत के सिवा सौतेली माँ कल्पना कभी कुछ नहीं देती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आकांक्षा और रानी जवान हो गई। जहाँ बेचारी आकांक्षा घर के कामों में लगी रहती, वहीं रानी आईने में अपनी सुंदरता निहारते रहती। ऐसे ही एक दिन, रानी नारियल तेल कहाँ है? सिर पर गिने चुने 2 बाल ही तो हैं। क्या करेगी तू तेल लगाकर? वैसे भी तुझे भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। एक तो काली पीली, ऊपर से सिर में 4 बाल देकर भेज दिया। रानी, तुम्हें मेरा मजाक उड़ाकर क्या मिलता है? मुझे तो बड़ा मजा आता है। अच्छा एक बात बता, तुझे मेरी खूबसूरती देखकर जलन तो बहुत होती होगी, क्यों? सच कहा ना मेरी प्यारी सौतेली काली बहन। आकांक्षा लगातार अपनी बहन के तीखे तानों को सुन रही थी, लेकिन वो कुछ ना बोल पाई और चुपचाप अपना पर्स लेकर कॉलेज जाने के लिए निकल गई। लेकिन तब भी रानी ने उसका मजाक उड़ाना नहीं छोड़ा। अरे फेयर एंड लवली तो लगाती जा, बाहर बहुत तेज धूप है, वरना तेरा काला रंग और भी काला हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर जब आकांक्षा दुखी मन अपने कॉलेज पहुंची, तब कॉलेज की कुछ लड़कियां उसका मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटी। गाइस देखो देखो, आ गई काली गलूटी अपने 2-4 बालों के साथ कैट वॉक करती हुई। ऐसी लड़की को तो कॉलेज में एडमिशन मिलना ही नहीं चाहिए, अगली गर्ल। हाँ। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां आकांक्षा को नापसंद करते थे और उसका कॉलेज में आने से विरोध करते थे। गाइस, मुझे इसका सर देखकर लगता है जरूर इसे चमड़े की बीमारी है, जो हमें भी हो सकती है। दूर रहो इससे, वरना हमारे बाल बिगड़ जाएंगे। नहीं, मुझे कोई रोग नहीं है, प्लीज मेरी बात पर विश्वास करो। चल चल दूर हट हमसे, ना जाने कौन सा रोग है तुझे, क्या पता तुझे कैंसर भी हो सकता है। हमें खामखा तुझसे बात करके मुसीबत मोल नहीं लेनी। ये कहते हुए कॉलेज के लड़के लड़कियां उस पर टमाटर और अंडे फेंकने लगे। मत मारो मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी और वो निराश होकर घर वापस लौट आई। तभी उसकी सौतेली माँ कल्पना बोली, अरे ओ काली चुड़ैल, ये लाल पीली होकर कहाँ से आ रही है? बोलती क्यों नहीं? इतने में रानी भी कॉलेज से लौट आई और बोली, माँ मैंने सुना है इस काली कलूटी को कोई भयानक रोग लगा है। मैं तो कहती हूँ माँ इसे घर से चलता करो, नहीं तो कल को हमें भी इसकी बीमारी लग जाएगी। नहीं माँ, मुझे घर से मत निकालना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबके सब झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों के अलावा मेरे इस दुनिया में है ही कौन? मैं कहाँ जाऊँगी माँ? कहीं भी जाकर मर, उससे हमें क्या? वैसे भी तुझ जैसी काली कलूटी और कम बालों वाली लड़की से शादी कौन करेगा? पूरी जिंदगी मेरी छाती पर बैठकर मूंग धरेगी। चल निकल यहाँ से। बिल्कुल सही कहा माँ, इसे तो धक्के मारकर बाहर निकालो। आकांक्षा बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन दोनों माँ बेटी ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। आकांक्षा रोती हुई जंगल की ओर चली गई। काश कि मैं पैदा होते ही मर जाती। ये काला रंग और कम बाल मेरे लिए श्राप बन गया है। हर कोई मुझसे नफरत करता है। माँ तुम कहाँ हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझसे अब और नहीं सहा जाता।
ये कहते हुए आकांक्षा रोए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। तभी सूरज ढलने के साथ अंधेरा हो गया और आकांक्षा वहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे थककर सो गई। गहरी नींद में सोई आकांक्षा ने अपने आप को चमचमाते हुए तारों के बीच पाया, जहां उसे अपनी मरी हुई माँ सरिता नजर आई। माँ, तुम अपनी बेटी को छोड़कर कहाँ चली गई थी? आप नहीं जानती सौतेली माँ और सौतेली बहन ने मेरे ऊपर कितना जुल्म किया है। ये दुनिया बहुत बुरी और मतलबी है माँ। मुझे अब एक पल भी यहाँ नहीं रहना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। आकांक्षा बिटिया, मैं तुम्हें लेने नहीं आई, बल्कि तुम्हारे साथ हो रहे अत्याचार का अंत करने आई हूँ। ये कहते हुए सरिता के हाथों से तेज रोशनी निकली और आकांक्षा के शरीर में समा गई। उस तेज रोशनी के आकांक्षा के अंदर समाते ही उसके सर पर लंबे घने बाल आ गए, साथ ही उसका रंग भी गोरा हो गया। अपने इस नए रूप में आकांक्षा बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी सरिता बोली, आकांक्षा बिटिया, तुम्हारे लंबे घने बाल जादुई हैं। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो, जादुई बाल तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। ये कहते हुए सरिता अंतर्ध्यान हो गई। वहीं आकांक्षा अचानक नींद से जाग गई और जब उसने अपने सर पर लंबे घने बाल और गोरा रंग रूप देखा तो खुश होते हुए बोली, अरे मेरे बाल तो सचमुच के लंबे हो गए और मेरा रंग भी गोरा हो गया। अब मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए, आखिर वो मेरे माँ बाबा का घर है। खुश होते हुए आकांक्षा जब घर पहुँची तब उसकी सौतेली माँ कल्पना बोली, कौन हो तुम बेटी? किससे मिलना है तुम्हें? देखने में तो किसी बड़े घर की मालूम पड़ती हो। इतने में रानी भी वहाँ आ पहुँची। माँ, ये लड़की कौन है? पहले तो इसे यहाँ नहीं देखा। माँ, रानी, लगता है आप दोनों ने मुझे पहचाना नहीं। मैं आकांक्षा हूँ। देखो मेरे बाल कितने लंबे और घने हो गए। क्या तू आकांक्षा है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? रातों रात तेरे इतने सुंदर बाल और इतना सुंदर रंग रूप कैसे पाया तूने? कहीं से तू जादू टोना सीख कर आई है क्या? नहीं माँ, दरअसल कल रात में जंगल में सोई थी। तभी मेरी माँ मेरे सपने में आई और उन्होंने अपनी जादुई शक्ति से मुझे जादुई बाल दिए हैं। क्या जादुई बाल? हम कैसे माने? मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात पर विश्वास करो। हम तेरी मनगढ़ंत कहानी पर कोई विश्वास नहीं करेंगे। पहले तू हमें अपने जादुई बाल से कोई जादू करके दिखा, तभी हम मानेंगे। मैं अभी आपको जादू दिखाती हूँ। ऐ मेरे जादुई बाल, दिखा दे अपना कमाल। जैसे ही आकांक्षा ने ऐसा कहा तभी उसके बालों से एक तेज प्रकाश निकला और बालों में से कई सारी नोटों की गड्डियाँ निकलने लगी। ये देख कल्पना खुश होते हुए बोली, अरे वाह मेरी आकांक्षा बेटी, मैं तुझे खामखा कोयले की दुकान समझ रही थी। पर तू तो हीरा निकली, हीरा। मेरी बच्ची, गोरे रंग और लंबे बालों में तू कितनी खूबसूरत लग रही है। किसी की नजर ना लगे मेरी लाडो को। आकांक्षा बेटा, जो भी हुआ उसे भूल जा। परिवार में तो छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। अब तो तू यहीं रहेगी हमारे साथ। आ चल बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। तुझे भूख लगी होगी ना? अब जादुई लंबे बालों के कारण आकांक्षा को वो सभी सुख मिलने लगे जिसकी उसने मात्र कल्पना की थी। अब तो वो अपनी सौतेली माँ की लाडली बन चुकी थी। एक रोज जब आकांक्षा अपनी सौतेली माँ कल्पना के साथ मंदिर से लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक औरत मिली जिसे कुष्ठ रोग था। कोई मेरी मदद करो, भगवान के लिए कोई तो मुझ दुखियारी पर दया करो। बूढ़ी औरत की हालत देख आकांक्षा को उस पर दया आ गई। अम्मा, क्या परेशानी है आपको? अरे बेटी आकांक्षा, दूर रह उस औरत से, उसे कुष्ठ रोग है। चल यहाँ से, कहीं ये रोग तुझे ना लग जाए। माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, डरो मत। बेटा, मैं टूट चुकी हूँ, मैं अब मरना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कहते अम्मा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ऐ मेरे जादुई बाल, दिखा दे अपना कमाल। तभी आकांक्षा के बालों से तेज रोशनी निकली। तेज रोशनी के साथ एक तरल पदार्थ बाहर आया जो कि एक औषधि थी। वो बूढ़ी औरत के शरीर पर जा गिरा और देखते ही देखते उसका शरीर कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया और पूरी तरह स्वस्थ हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुम्हारी वजह से आज मुझे नया जीवन मिला है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। धीरे धीरे आकांक्षा के घर अक्सर पीड़ित और दुखी लोगों का आना जाना लगा रहता, लेकिन आकांक्षा किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देती।
और सबकी मदद करती। ये सब देख रानी को उससे बहुत जलन होने लगी। ये कल की काली कलूटी कितनी फेमस हो रही है। जब से इसके पास जादुई बाल क्या आए हैं, ये तो हवा में उड़ने लगी। माँ भी ना इसी के गुणगान करती फिरती है, लेकिन आज रात में इसके लंबे बाल काट ही दूंगी, तभी ये जमीन पर मुंह के बल गिरेगी। फिर रात को जब आकांक्षा अपने कमरे में सो रही थी, तभी रानी कैंची लेकर उसके बालों को काटने उसके कमरे में पहुंची। लेकिन जैसे ही उसने आकांक्षा के बालों को छुआ, कैंची उल्टा उसी के बालों को काटने लगी। पल भर में ही रानी पूरी तरह गंजी हो गई। ये देखकर रानी चिल्लाते हुए बोली, आ, मेरे बाल, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो गंजी हो गई। तभी शोरगुल सुनकर रानी की माँ कल्पना कमरे में आते हुए बोली, अरे ये शोर शराबा कैसे? इतनी रात गए कौन चिल्ला रहा है? ये कहते हुए कल्पना ने जैसे ही अपनी बेटी रानी की ओर देखा तो हैरानी से बोली, अरे तेरे सर के बाल कहाँ गए? तू गंजी कैसे हो गई? माँ, मैं तो बस इस कलूटी के बाल काटने आई थी और पता नहीं कैसे कैंची अपने आप मेरे बाल में चल गई। करम जली, तुझे किसने कहा था इसके बालों को काटने के लिए? अब देख, तूने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। रानी, काश तुम समझ पाती कि जलन सिर्फ नुकसान ही करती है। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी सगी बहन ही माना है, लेकिन तूने मुझे कभी अपनी बहन नहीं माना, हमेशा मुझसे नफरत करती रही। इसी कारण आज तुझे ये सजा मिली है। आकांक्षा की बात सुनकर रानी का सिर शर्म से झुक जाता है। उसने रोते हुए आकांक्षा से माफी मांगी। आकांक्षा ने उसे माफ कर अपने जादुई बालों की शक्ति से उसके सिर पर दोबारा से नए बाल ला दिए। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। अब आकांक्षा और रानी दोनों सगी बहनों की तरह मिलजुल कर प्यार से रहने लगी। ये कहानी श्वेता नाम की एक लड़की की है। श्वेता का रंग बहुत ही ज्यादा काला था। अभी कुछ दिनों पहले ही श्वेता की शादी हुई थी। श्वेता की जेठानी अनुराधा दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इस कारण वो हर वक्त श्वेता का मजाक बनाती रहती थी और उसे बेफिजूल के ताने दिया करती थी। श्वेता के काले रंग के कारण पहले तो उसकी शादी नहीं हो रही थी। बहुत खोजबीन करने के बाद श्वेता के माता पिता को केशव नाम का लड़का मिला। श्वेता के माता पिता बहुत ही ज्यादा गरीब थे। ऐसे में उन्होंने कहीं से कर्जा लेकर श्वेता की शादी केशव के साथ करवा दी और शादी में उसे थोड़ा बहुत दहेज भी दिया। शादी के बाद श्वेता जब अपने पति के साथ ससुराल आई तो श्वेता की सास ने अपनी बड़ी बहू अनुराधा से कहा, अनुराधा बहू, जल्दी से जाकर छोटी बहू के लिए आरती की थाली लिया। क्या मम्मी जी, अब आप इस काली कलूटी की भी आरती उतारेंगी? मैं तो पहले ही कह रही थी, देवर जी से बहुत अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं। अरे रहने दे, तुझसे तो कुछ कहना ही बेकार है। ऐसा कहकर जानकी देवी खुद से ही पूजा की थाली लेकर आती है और श्वेता और उसके पति की आरती उतारती है। आओ बहू, अपने नए घर में प्रवेश करो। श्वेता अपने ससुराल में अपना पहला कदम रखती है। जैसे ही वो अपना पहला कदम घर के अंदर रखती है, अनुराधा चिल्लाने लगती है, रुक जाओ, अपने इतने काले पैर जमीन पर मत रखो। अनुराधा बहू, तुझे हो क्या गया है? नई बहू से कोई इस तरह बात करता है क्या? तू भी तो इसी तरह इस घर में आई थी। मम्मी जी, मेरी बात अलग है। मैं सुंदर हूँ, मेरे पैर भी इतने सुंदर और गोरे हैं। मैं तो डर ही गई थी कि कहीं इसके काले पैर पड़ते ही हमारे घर में अंधियारा न छा जाए। अनुराधा की बात सुनकर श्वेता का पति केशव कहता है, ये अब क्या कह रही हैं भाभी? आप इस तरह से मेरी पत्नी श्वेता का दिल नहीं दुखा सकती हो। ओहो, धर्म पत्नी के आते ही भाभी से जुबान लड़ाने लग गए तुम तो देवर जी। वरना आज से पहले तो भाभी भाभी कहते नहीं थकते थे तुम। एक ही दिन में जोरू का गुलाम बन गए, और वो भी इस काली कलूटी के लिए। बस अनुराधा बहू, बस। अगर तेरी बातें खत्म हो गई हो तो छोटी बहू को घर के अंदर आने दे। हाँ ठीक है, लेकिन श्वेता तुम सुन लो, ये सामने वाला कमरा मेरा है। गलती से भी मेरे कमरे में पैर मत रख देना। मैं नहीं चाहती कि मेरे कमरे में कभी अमावस की रात हो जाए। जेठानी की कड़वी बातें सुनकर श्वेता की आंख भर आती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती और अपने घूंघट की आड़ में अपने आंसू छुपा लेती है। थोड़ी देर बाद श्वेता की मुंह दिखाई की रस्म की बारी आई। सभी औरतें श्वेता का मुंह देखकर उसको उपहार दे रही थी। जब सारे मेहमान चले गए तो अनुराधा अपनी कैंची जैसी जुबान चलाते हुए बोली, इससे कई गुना ज्यादा उपहार मुझे मिले थे, क्योंकि मैं इतनी सुंदर जो थी। छोटी बहू का तो मुंह देखने लायक भी नहीं है।
तेरी बस चमड़ी गोरी है अनुराधा बहू, जुबान हद से ज्यादा काली है। कोई बात नहीं मम्मी जी, ले लीजिए छोटी बहू का पक्ष, देख लीजिएगा इसी के कारण रिश्तेदारी में सर झुक जाएगा आपका। ऐसा कहकर अनुराधा अपने कमरे में चली जाती है। श्वेता ने ससुराल आते ही घर का कामकाज संभाल लिया था। वहीं दूसरी तरफ अनुराधा तो अब रसोई में झांकने भी नहीं जाती थी। एक दिन जानकी देवी ने देखा कि बेचारी श्वेता काम करते करते सूख कर काटा हो गई है। फिर जानकी देवी से रहा नहीं गया और वो अनुराधा के कमरे में गई। अनुराधा बहू, जब से श्वेता आई है तुमने तो रसोई में जाना ही छोड़ दिया है। श्वेता घर का सारा काम अकेले करती है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। मम्मी जी, इतने दिन रसोई में काम करते करते मेरा गोरा रंग काला पड़ने लगा है। अब मैं और आग के पास खड़ी होकर खाना नहीं बना सकती। वैसे भी अभी ब्यूटी पार्लर में मेरा अपॉइंटमेंट है। मुझे अपनी खूबसूरती को और निखारने के लिए ब्यूटी पार्लर जाना है, वरना मैं भी आपकी छोटी बहू की तरह काली कलूटी हो जाऊंगी। ऐसा कहकर अनुराधा वेस्टर्न कपड़ों में तैयार होकर पार्लर चली जाती है। अनुराधा ब्यूटी पार्लर में बहुत सारे पैसे खर्च कर देती है। शाम को जब उसका पति नीरज घर आता है तो अनुराधा से कहता है, अनुराधा, आज तुमने मेरे क्रेडिट कार्ड से 50,000 रूपए खर्च किए हैं। हाँ, आज मैं ब्यूटी पार्लर गई थी इसलिए वहाँ पर खर्च हो गए। लेकिन इतने सारे पैसे खर्च करने से पहले तुम्हें एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, क्या अब मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं आपका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकूँ? लेकिन इतने पैसे खर्च करने से पहले तुम्हें कुछ तो सोच लेना चाहिए था। आखिर मैं इतनी मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और तुम मिनटों में उड़ा देती हो। मैं क्या करूँ, अब अपनी सुंदरता को बचाने के लिए पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे, वरना अपने छोटे भाई की पत्नी को देख लो, वो तो उसे अपने साथ कहीं बाहर भी लेकर नहीं जा सकता। ठीक है, ये सब छोड़ो और मेरे लिए खाना गर्म करके ले आओ। क्या कहा आपने? मैं खाना गर्म करूंगी आपके लिए? मैंने आज ही इतना महंगा फेशियल करवाया है, मैं अभी रसोई में नहीं जा सकती क्योंकि मेरा फेशियल खराब हो जाएगा और तुम्हारे 50,000 रूपए बर्बाद हो जाएंगे। तभी श्वेता अपने जेठ नीरज के लिए खाना गर्म करके ले आती है। भैया ये लीजिए, खाना खा लीजिए। शुक्रिया श्वेता, खाना रख दो, मैं खा लूँगा। ठीक है भैया, आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे आवाज लगा दीजिएगा। ऐसा कहकर श्वेता वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद नीरज अनुराधा से कहता है, कुछ सीखो अपनी देवरानी से, कितना ख्याल रखती है वो सबका। सबका ख्याल रखने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। इतनी बुरी दिखती है इसलिए इतना काम करती है ताकि लोग उसकी शक्ल की ना सही काम की तो तारीफ कर सके। तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अनुराधा को तो अपने गोरे रंग पर पहले से ही घमंड था, लेकिन जब से घर में छोटी बहू यानी कि श्वेता आई थी तब से उसका घमंड और भी ज्यादा बढ़ गया था। वो आए दिन श्वेता को उल्टा सीधा सुनाती रहती थी और उसे जलील करती रहती थी, जैसे कि उसका काला रंग कोई अभिशाप हो। एक दिन जानकी देवी ने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया और बोली, तुम दोनों ध्यान से सुन लो, कल हमारे घर में पूजा है। मोहल्ले के सारे लोग आएंगे और रिश्तेदार भी आएंगे। तुम दोनों कल जल्दी उठकर पूजा की तैयारी कर लेना और खाना भी बना लेना। ठीक है मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपने कहा समझो सारी तैयारियां हो गई। श्वेता की बात सुनकर अनुराधा ने भी मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है मम्मी जी। अगले दिन सुबह श्वेता तो उठ गई, लेकिन अनुराधा की नींद नहीं खुली। श्वेता पूजा की तैयारी और खाना बनाने में व्यस्त हो गई, लेकिन अनुराधा अभी भी सो रही थी। किसी को याद ही नहीं रहा कि अनुराधा को भी उठाना है। सुबह के 11 बज गए थे। घर में पूजा संपन्न भी हो गई, लेकिन अनुराधा की नींद नहीं खुली थी। जब आरती होने लगी तो घंटी की आवाज सुनकर अनुराधा की नींद खुल गई। अरे यार, आज तो घर में पूजा है और मैं अभी तक सो रही हूँ। मुझे जल्दी से तैयार होकर सबके सामने जाना होगा। अनुराधा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती है और रसोई में जाती है। वो देखती है कि श्वेता तो पहले ही सारा खाना बना चुकी है। सारे रिश्तेदार और पड़ोसी श्वेता की खूब तारीफ कर रहे थे। चारों तरफ श्वेता का ही नाम सुनाई पड़ रहा था। श्वेता अपने अच्छे व्यवहार के कारण सबके दिलों पर राज करने लगी थी। किसी ने अनुराधा की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। ये बात अनुराधा को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ फिर भी कोई मेरी तरफ देख नहीं रहा।
सब इस काली भैंस के नाम की ही माला जप रहे हैं। ऐसा कहते हुए अनुराधा पैर पटकते हुए अपने कमरे में जाकर दोबारा से सो जाती है। शाम को जब सारे मेहमान घर चले जाते हैं तो श्वेता प्लेट में खाना लेकर अनुराधा के कमरे में आती है। दीदी खाना खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तुम्हें मेरी हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है तो घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ये सब मैं अच्छे से देख पा रही हूँ। सब बस तुम्हारे नाम की ही माला जप रहे हैं। ऐसी बात नहीं है भाभी, सारे लोग काम में व्यस्त थे इसलिए किसी ने आप पर ध्यान नहीं दिया, और वैसे भी गुस्सा खाने पर निकालने से क्या होगा, आप खाना खा लीजिए। अनुराधा को गुस्सा आता है और वो झटक कर प्लेट जमीन पर फेंक देती है। मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे खाना नहीं खाना है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अपने आप को बहुत अच्छा समझती हो। तुम्हें क्या लगता है अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में सबको लपेट लोगी? चली जाओ यहाँ से। अनुराधा की ऐसी बातें सुन श्वेता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। और इधर अनुराधा अपने मन में अलग ही खिचड़ी पका रही होती है। ऐसे खाली हाथ बैठने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। एक काम करती हूँ, अपने सारे एक्सपायरी डेट वाले मेकअप उस काली भैंस को दे देती हूँ। अपने काले चेहरे पर लगाएगी तो और बुरी दिखने लगेगी, और ऐसे दाग पड़ेंगे मुंह पर कि कभी नहीं जाएंगे। ऐसा सोचकर अनुराधा अपनी अलमारी से कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स निकालती है और उन्हें लेकर श्वेता के कमरे में जाकर कहती है, श्वेता, आज मैं तुम पर चिल्ला दी, उसके लिए माफी चाहती हूँ। मुझे गुस्सा आ गया था। क्या अपनी जेठानी को माफ नहीं करोगी? कैसी बातें कर रही हैं दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं, इतना तो आप मुझे बोल ही सकते हो। पगली, तू बहुत अच्छी है। अच्छा सुन, सुबह से सब काम में लगे हैं, इसलिए सारे थक भी चुके हैं। इसलिए मैंने और नीरज ने सोचा कि आज रात हम सब डिनर पर चल रहे हैं। तू मेरा ये सब मेकअप रख ले और इन्हें कर लेना। ऐसा कहकर अनुराधा सारा मेकअप श्वेता के बेड पर रखकर वहाँ से चली जाती है। रात होने पर श्वेता तैयार हो जाती है। उसे मेकअप वगैरह का बिल्कुल शौक नहीं था, इसलिए वो कोई मेकअप ना करके साधारण तरीके से रेडी होती है। वहीं दूसरी तरफ अनुराधा अपने मुंह पर ब्लीच लगाकर लेटी हुई थी, लेकिन तभी उसे बहुत ज्यादा जलन होने लगती है और वो ठंडे पानी से अपना मुंह धोती है। वो देखती है कि उसके पूरे मुंह पर निशान पड़ चुके हैं। दरअसल उसने जो ब्लीच लगाया था वो एक्सपायर हो चुका था। कुछ दिन पहले जो वो नया ब्लीच लाई थी वो उसने गलती से श्वेता के कमरे में रख दिया था। अनुराधा बहुत ज्यादा रोने लगती है। जल्दबाजी में अनुराधा का पति नीरज उसे अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर अनुराधा का चेकअप करने के बाद कहते हैं, देखिए, इन्होंने एक्सपायरी डेट वाला ब्लीच अपने चेहरे पर अप्लाई कर लिया था, जिस कारण ये निशान पड़ गए हैं। वैसे तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें 2-3 साल का समय लगेगा, क्योंकि ब्लीच ने स्किन को अंदर अंदर से जला दिया है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप दवाइयाँ दे दीजिए, अब तो जो होना था वो हो गया। नीरज अनुराधा को लेकर घर आ जाता है। उसे एहसास हो गया था कि जो गड्ढा उसने श्वेता के लिए खोदा था उसमें वो खुद गिर चुकी है। वो अपनी ये गलती अपने मन में दबा लेती है और सबसे माफी मांगने की बजाय अपने आप को बहुत अच्छे इंसान में परिवर्तित कर लेती है। अब वो श्वेता से बहुत प्यार करने लगती है और उसके साथ घर के सारे काम भी करवाती है। अनुराधा के अंदर इस तरह का बदलाव देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और फिर वो सभी लोग अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। कुंजपुर गांव में विनोद नाम का एक जमींदार अपनी पत्नी कौशल्या के साथ रहा करता था। विनोद बहुत ही ईमानदार और दयालु इंसान था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता और गरीबों से उनका आशीर्वाद लेता। विनोद बहुत ही अमीर आदमी था, लेकिन फिर भी वो हमेशा उदास रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। भाग्यवान, आखिर हमें कब संतान होगी? भगवान कब हमारी बात सुनेंगे? देखो जी, अब जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमें भी संतान की प्राप्ति जरूर होगी। आप ऐसे निराश मत होइए। वो तो है कौशल्या, पर कब? शादी को कितने साल हो गए। मैं भी चाहता हूँ कि कोई मुझे पापा पापा कहकर बुलाए। इस घर में बच्चों की किलकारी गूंजे। अब मेरा इतना बड़ा घर किसी काम का नहीं। मैं समझ सकती हूँ जी, देखना एक दिन हमारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं।
एक दिन विनोद किसी काम के सिलसिले से दूसरे गांव से अपने गांव लौट रहा था। तभी उसे रोड के किनारे एक बुढ़िया बैठी नजर आती है। वो बुढ़िया बहुत ही बीमार और भूखी थी। उसे देखकर विनोद अपनी गाड़ी रोकता है और उसके पास आता है और उससे पूछता है, अरे अम्मा, आप ऐसे क्यों बैठी हो? क्या आपका कोई घर नहीं है? अरे बेटा, मैं तो ऐसे ही रोडों पर रहती हूँ। घर क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं है। लोगों से भीख मांग मांग कर अपना जैसे तैसे गुजारा करती हूँ। अम्मा की बात सुनकर विनोद को बहुत बुरा लगता है और वो उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले आता है और अपनी पत्नी कौशल्या को सारी बात बताता है। आपने बिल्कुल ठीक किया जी, नहीं तो ये बेचारी बूढ़ी माँ कहाँ जाती और भूख से उनका बुरा हाल हो जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बूढ़ी अम्मा को विनोद और कौशल्या के दुख का कारण पता चल जाता है। तभी बूढ़ी अम्मा विनोद की पत्नी कौशल्या को अपने हाथों से बनाकर एक काढ़ा पिलाती है। वो काढ़ा पीने के कुछ ही दिनों बाद कौशल्या अपने पति को खुशखबरी सुनाती है। खुशखबरी सुनकर विनोद बहुत खुश होता है। 9 महीने बाद कौशल्या 2 प्यारी सी जुड़वा बेटियों को जन्म देती है। आखिर भगवान ने मेरी सुन ही ली और भगवान ने देखो मुझे कितनी सुंदर कन्याएं दी हैं। आपने सही कहा जी। विनोद की दोनों बेटियां दिखने में बहुत सुंदर थी। एक के बाल सुनहरे और एक के बाल चांदी के कलर के थे। इसलिए विनोद ने एक का नाम सुनहरी और एक का नाम चमकीली रखा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुनहरी और चमकीली 10 साल की हो गई थी। एक दिन दोनों अपने पिताजी के पास आकर कहती है, पिताजी देखो मेरे बाल कितने खूबसूरत हैं, एकदम सोने के जैसे। पिताजी मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो मुझ पर ये आम कपड़े अच्छे नहीं लगते, मुझे सोने की ड्रेस चाहिए। आप मुझे सोने की ड्रेस लाकर दो ना। जरूर बेटी, तुमने ख्वाहिश की है तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को जरूर पूरा करूँगा। मैं तुम्हारे लिए सोने की ड्रेस जरूर लेकर आऊँगा। पिताजी और मेरे लिए क्या लाएंगे? तुम्हें भी ला कर दूंगा चमकीली, पर तुम्हें चांदी का फ्रॉक ला कर दूंगा, क्योंकि तुम पर सोने की ड्रेस तो अच्छी नहीं लगेगी। सोने की ड्रेस तो मेरी सुनहरी बेटी पर ही अच्छी लगेगी। पिताजी की ऐसी बातें सुनकर चमकीली को दुख पहुंचता है। वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। विनोद दोनों से प्यार करता था, परंतु सुनहरी इतनी सुंदर थी कि उसके सामने सब फीके पड़ जाते थे। इसलिए सबका झुकाव सुनहरी के प्रति ज्यादा होता था, जिस वजह से कहीं न कहीं चमकीली को दुख पहुंचता था। सुनहरी जो मांगती उसे वो झट से मिल जाता था। एक दिन मैगी खाते खाते मैगी का रस सुनहरी के ड्रेस पर गिर जाता है। ये वही ड्रेस थी जो उसके पिताजी ने उसको लाकर दी थी, जिस वजह से सुनहरी चिल्लाने लगती है, माँ देखो ना, मेरी इतनी सुंदर सोने की ड्रेस खराब हो गई। वहीं चमकीली बैठकर अपना मोबाइल देख रही थी। चमकीली मोबाइल में कुछ वीडियो देखकर हंसने लगती है। सुनहरी को लगता है कि चमकीली उसे देखकर हंस रही है, इसलिए वो वहाँ से उठकर गुस्से से चली जाती है। तभी कौशल्या चमकीली से कहती है, बेटा ऐसे नहीं हंसते, आखिर तुम्हारी बहन है वो। पर माँ मैं उस पर नहीं हंसी, मैं तो मोबाइल में कुछ वीडियो देखकर हंस रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वक्त के साथ सुनहरी और चमकीली बड़े हो गए थे। दोनों स्कूल पास करके कॉलेज में आ गए थे। कॉलेज में मनीष नाम का एक लड़का हमेशा सुनहरी को छेड़ा करता था। इससे तंग आकर एक दिन सुनहरी मनीष को सबके सामने जोरदार थप्पड़ लगा देती है और उसकी बहुत बेइज्जती करती है। सबके सामने अपनी बेइज्जती होता देख मनीष को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है, परंतु उसके मन में सुनहरी से बदला लेने की भावना उत्पन्न हो जाती है। वो मन ही मन जाते जाते कहता है, सुनहरी, आज जो तुमने मेरे साथ किया है बिल्कुल ठीक नहीं किया, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों बहनें कॉलेज भी खत्म कर लेती है। अब दोनों की उम्र शादी लायक हो चुकी थी। एक दिन विनोद का बचपन का दोस्त जग्गू लाल का शहर से फोन आता है। अरे विनोद भाई कैसे हो, कभी याद भी कर लिया करो। अरे जग्गू, तू आज इतने दिनों बाद कैसे फोन कर लिया? अरे भाई मैं गांव आया हुआ हूँ, इसलिए सोचा मिल लिया जाए। तुम सबको सहपरिवार मेरे घर आना है। जरूर जरूर, तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता।
ऐसे ही दोनों बात करके फोन काट देते हैं। विनोद ये बात अपनी पत्नी को बताता है। कौशल्या, आज मुझे जग्गू लाल का फोन आया था। वो गांव आया हुआ है और हम सबको मिलने बुलाया है। अच्छा, तो कब निकलना है हमें? कल सुबह ही निकलते हैं। दूसरे दिन विनोद सबके साथ जग्गू लाल के घर पहुंच जाता है। आओ विनोद, कितने सालों बाद हमारा ऐसे मिलना हुआ है। बैठो। सारे लोग आपस में बैठकर खूब सारी बातें करते हैं। जग्गू लाल का एक बेटा भी था, दीपक, जो सुनहरी को बहुत अच्छा लगता है। ऐसी ही रात हो जाती है। सब खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन उन लोगों का प्लान मेला घूमने का बनता है, परंतु चमकीली को ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं थी, इसलिए वो जाने से मना कर देती है। तभी जग्गू लाल कहता है, क्या बात है विनोद, तुम्हारी बेटी चमकीली और मेरा बेटा दीपक बिल्कुल सेम है। उसको भी ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह बिल्कुल पसंद नहीं। सभी लोग मेला घूमने निकल जाते हैं। घर में अकेली चमकीली रह जाती है। उसे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो अपना पेंटिंग का सामान उठाकर घर के बगल वाले गार्डन में चली जाती है और पेंटिंग करने लगती है। तभी वहाँ दीपक आता है और वो चमकीली से कहता है, आप मेला घूमने नहीं गई? क्या आपको मेला घूमना पसंद नहीं है? ओह नाइस, ये पेंटिंग क्या आपने बनाया है? वाकई बहुत अच्छा है। थैंक्स। और वो क्या है ना कि मुझे भीड़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं मेला घूमने नहीं गई। ऐसे ही दीपक और चमकीली में बहुत बातें होती है। बातें करते करते दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगे। उनकी कई सारी चीजें एक जैसी थी। वो दोनों एक ही दिन में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इतना ही नहीं, उन दोनों के मन के तार भी एक दूसरे से जुड़ गए थे। शाम के समय सभी लोग मेला घूमकर घर लौट आते हैं और दूसरे दिन विनोद अपने दोस्त से विदा लेकर अपने घर लौट आता है। घर पहुंचकर सुनहरी अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मुझे दीपक जी बहुत अच्छे लगे। मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर विनोद बहुत खुश होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, बहुत अच्छी पसंद है तुम्हारी। मैं कल ही जग्गू से बात करता हूँ। ये सब चमकीली सुन रही थी। उसे बुरा तो लगता है, परंतु फिर भी वो अपनी बहन की खुशी के लिए किसी को अपने मन की बात नहीं बताती। अगले दिन ही विनोद जग्गू के घर जाता है और उससे रिश्ते की बात करता है। ये सुनकर जग्गू भी खुश होता है। ये तो बहुत खुशी की बात है विनोद, आखिर हमारी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाएगी। लेकिन मैं एक बार अपने बेटे से बात कर लेता हूँ। ठीक है जग्गू, तुम अपने बेटे से बात करके मुझे बताना। अभी मैं चलता हूँ। विनोद अपने घर वापस आ जाता है। उधर जब जग्गू लाल अपने बेटे से बात करता है तो दीपक को लगता है कि चमकीली के रिश्ते की बात हो रही है। वो तुरंत खुशी खुशी शादी के लिए राजी हो जाता है। फिर जग्गू विनोद को फोन करता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। सभी लोग बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद ही शादी थी। ये बात मनीष को पता चल जाती है। वो रात के समय अपना भेष बदलकर सुनहरी के कमरे में चला जाता है और चुपके से उसके सारे बाल काट देता है, जिस पर सुनहरी को बहुत ही घमंड हुआ करता था। बाल काटकर मनीष वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है। जब सुनहरी उठकर अपने आप को शीशे में देखती है तो वो जोर से चिल्ला उठती है, माँ, पिताजी, इधर आइए। सुनहरी के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग भागे भागे उनके कमरे में पहुंचते हैं। सुनहरी के कटे हुए बाल देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। सुनहरी अपनी माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे, ये क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम्हारे बाल कहाँ चले गए? मुझे नहीं पता माँ, अब मैं क्या करूँ? 2 दिन बाद मेरी शादी है। सभी बहुत परेशान हो जाती हैं। तभी चमकीली कहती है, तुम चिंता मत करो सुनहरी, तुम मेरे बाल लगा लो। मुझे तो वैसे भी अब शादी नहीं करनी। कुछ ही दिनों बाद मेरे नए बाल आ जाएंगे, तुम रो मत। हाँ बेटी, चमकीली सही कह रही है। फिलहाल के लिए तुम उसी के बाल लगा लो। अपनी बहन का त्याग देखकर सुनहरी खुद पर शर्मिंदा होती है, क्योंकि वो हमेशा से चमकीली को गलत समझती थी। सुनहरी चमकीली के गले लगकर रोने लगती है। ऐसी ही शादी वाला दिन आ जाता है। सुनहरी चमकीली के बाल लगाकर तैयार होकर मंडप में बैठ जाती है।
और उसकी शादी दीपक से हो जाती है। दीपक को ये बात पता ही नहीं थी कि उसकी शादी सुनहरी से हो रही है। उसे लगता है कि उसकी शादी चमकीली से हो रही है। शादी होने के बाद सुनहरी अपने घर से विदा होकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। रात के समय जब दीपक अपने कमरे में जाता है तो वहां उसे सुनहरी बैठी दिखाई देती है। ये देखकर दीपक चौंक जाता है और सुनहरी से कहता है, अरे सुनहरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी शादी तो चमकीली से होने वाली थी ना? क्या चमकीली से? हाँ सुनहरी, मैं चमकीली से प्यार करता हूँ और चमकीली भी मुझसे प्यार करती है। क्या? परंतु चमकीली ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हे भगवान, सब मेरी ही गलती है। मेरी खुशी के लिए मेरी बहन ने कितना कुछ किया है। अपने बाल मुझे दे दिए और तो और अपना प्यार भी। नहीं, अब मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। आप चिंता मत कीजिए दीपक जी, आपको आपका प्यार जरूर मिलेगा। दूसरे ही दिन सुनहरी अपने पिताजी के पास आती है और उन्हें सारी बात बताती है। ये सारी बातें सुनकर विनोद को भी बहुत दुख होता है। भगवान, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था मेरी चमकीली बेटी सच में कितनी अच्छी है। मैंने कभी उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। अगर दिया होता तो आज सब कुछ ठीक रहता। मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे माफ कर देना भगवान। पिताजी, मेरी इच्छा है कि आप चमकीली की शादी दीपक से करवा दो, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। बिल्कुल, मैं अपनी बेटी चमकीली की शादी धूमधाम से करूँगा। सुनहरी जाकर चमकीली से माफी मांगती है और कुछ ही दिनों बाद दीपक और चमकीली की धूमधाम से शादी हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।